Hello students, how are you? I hope you're doing good. Today we'll be starting with the purification of colloidal soils. Colloidal soils का purification हम लोग कैसे करेंगे? Purification of colloidal soils. So what is basically purification of colloidal soils? इसमें you have to reduce the amount of electrolyte to minimum required level. ठीक है, सी हम लोग जो अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट ऐड करते हैं बनाते वक्त हम लोगों ने देखा था, सो उसे हम लोग खत्म तो नहीं कर सकते बिकॉज लिटिल क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इज रिक्वायर्ड फॉर द कोलॉइडल फॉर्मेशन, बट देयर शुड बी मिनिमम अमाउंट दैट शुड बी देयर. तो वो मिनिमम अमाउंट से ज्यादा अगर होता है तो उसे हमें इलेक्ट्रोलाइट को रिमूव करना होता है. सो व्हाट आर द मेथड्स फॉर द रिमूवल ऑफ दिस इलेक्ट्रोलाइट्स? सो following method is for purification. First is dialysis. Dialysis ये प्रोसेस होता है, it is depend upon the principle that electrolyte can pass through the semi-permeable membrane ये हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि कोलॉइडल पार्टिकल्स कैन नॉट पास थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन बट इलेक्ट्रोलाइट कैन. सो ऑन द बेसिस ऑफ दैट वी गिव डायलिसिस. ये डायलिसिस अगर हमने देखा हो तो किडनी में भी होता है, और जब किडनी खराब हो जाती है पेशेंट्स की, तो इन दैट केस जो आर्टिफिशियल डायलिसिस यूज करते हैं, डायलिसर यूज करते हैं, उसमें यही कंसेप्ट यूज किया जाता है. ठीक है, नेक्स्ट इज ultrafiltration. अल्ट्राफिल्ट्रेशन हम लोग ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं कि नॉर्मल फिल्टर पेपर कैन नॉट बी यूज्ड और नॉर्मल फिल्टर पेपर विल नॉट वर्क. Okay, so filter paper treated with gelatin solution then hardened by dipping in formaldehyde
उससे होता क्या है, जो फिल्टर पेपर, जब क्या होता है, नॉर्मल फिल्टर पेपर तो हम लोग यूज नहीं कर सकते, लेकिन जब हम लोग फिल्टर पेपर को जिलेटिन सॉल्यूशन में डिप करते हैं, उसके बाद में इट गेट हार्डन्ड बाय डिपिंग इन फॉर्मल्डिहाइड, तो जो फिल्टर पेपर के जो पोर्स होते हैं वो और भी छोटे हो जाते हैं. नाउ इट कैन बी यूज्ड टू फिल्टर colloids. The third method which you can deploy is ultracentrifugation. Okay, जो सेंट्रीफ्यूगेशन मशीन हम लोग यूज करते हैं, इन दैट केस वी विल यूज अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगेशन मशीन. When centrifugators switch on, colloidal particles will settle down while electrolytes will remain in the solution. Okay, so these are the three methods that we use for the purification of colloidal salts: dialysis, ultrafiltration and ultracentrifugation. Next we'll see properties of colloidal solutions. First, we'll see physical properties. Heterogeneous nature. Filtrability. अभी हम लोग पढ़ चुके हैं कि नॉर्मल फिल्टर पेपर काम नहीं करता. थर्ड इज स्टेबिलिटी. colloidals are generally stable. इसका मतलब क्या है? will not get settled down. But few colloids get settled down due to bigger size. Normally colloids जो होते हैं, if we keep them undisturbed for a longer duration of time, they will not get settled down. लेकिन कुछ colloids settle down हो जाते हैं क्योंकि उनकी colloidal की जो colloids particles की जो साइज है वो फेज की साइज थोड़ी बड़ी होती है. ओके, नेक्स्ट विल सी विजिबिलिटी एंड कलर. visibility and color. ठीक है, ये दिखने में कैसे होते हैं और इनके and whether they are colored and how they are colored we'll see over there. पहली बात visibility की बात करें तो colloid particles cannot be seen by naked eyes.
और ऑर्डिनरी माइक्रोस्कोप। ऑर्डिनरी माइक्रोस्कोप या नेकेड आई से हम इनको नहीं देख सकते। कलर ऑफ सॉल्यूशन डिपेंड्स अपॉन wavelength of light scattered by solution which further depends upon size of colloidal particles and nature। तो कलर ऑफ सॉल्यूशन डिपेंड करता है कि लाइट की जो वेवलेंथ है वो कौन सी स्कैटर कर रहा है, और उस स्कैटरिंग विल फर्दर डिपेंड अपॉन द साइज एंड नेचर ऑफ अ colloidal particles। नेक्स्ट, color also depends upon the manner in which solution is viewed। Let's take an example over there। कलर उस चीज पे भी डिपेंड करता है कि हम उसे किस तरह से देख रहे हैं। लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ कोलॉइडल सॉल्यूशन ऑफ मिल्क प्लस वाटर। ओके, जो रिफ्लेक्टेड लाइट होती है वो ब्लू होती है, जो ट्रांसमिटेड लाइट होती है वो रेड होती है। तो आप किसको देख रहे हो उस पर डिपेंड करता है। जो रिफ्लेक्टेड लाइट है वो तो आपको ब्लू दिखेगी, और जो ट्रांसमिटेड लाइट है वो आपको रेड दिखेगी। ठीक है, सो इट इज बेसिकली विजिबिलिटी। सो फिजिकल प्रॉपर्टीज हम लोगों ने इसकी हेटेरोजेनस नेचर देखी, फिल्टरेबिलिटी देखी, स्टेबिलिटी देखी, विजिबिलिटी एंड color we have seen। Next we'll see colligative properties। ओके, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज जैसे कि ऑस्मोटिक प्रेशर, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, depression of freezing point, and relative lowering of vapor pressure। So over here we'll discuss osmotic pressure। Colligative properties जो होती हैं that depends upon number of particles of colloids। Okay,
colloids. So higher the moles, higher the particles. Okay, but colloidal particles having higher average molecular mass सो कोलॉइडल पार्टिकल्स इनके एवरेज मॉलिक्यूलर मास ज्यादा होते हैं, have less number of particles. Okay, ये हमने देखा ऑस्मोटिक प्रेशर. नेक्स्ट विल सी द ब्राउनियन मोशन, ब्राउनियन मूवमेंट या zigzag मोशन, जो हम लोगों ने शायद क्लास 9th में भी पढ़ा हुआ है. इट्स अ मैकेनिकल प्रॉपर्टी. Brownian motion. Continuous zigzag motion of particles randomly is known as Brownian motion. Over here, it depends upon viscosity of soles or size of particles. Okay, smaller the size, lesser the viscosity, more is the motion. Yeah, more is the movement. Okay. Basically, Brownian motion was observed by Robert Brown. और ऐसा जब देखा गया कि व्हाट इज द कॉज ऑफ ब्राउनियन मोशन, तो इसका रीजन ये था कि मैटर की प्रॉपर्टी होती है कि पार्टिकल्स आर ऑलवेज इन मोशन. सो व्हेन इट वाज ऑब्जर्व्ड कि जब पार्टिकल्स रखे हुए हैं, सो एक्चुअली इट वाज ऑब्जर्व्ड ऑन पोलन ग्रेन्स. There was a water and then pollen grains. Pollen grains were suspended in the water. ठीक है? When it was observed under microscope, it was seen that these pollen grains were showing the random motion. Okay? So these pollen grains were showing the random motion. The reason behind that, जो water molecules थे, the pollen grains are striking continuously with the हाई स्पीड वाटर मॉलिक्यूल्स. इसकी वजह से वो पोलन ग्रेन्स लगातार कोलाइड टकरा रहे थे, कोलिजन हो रहा था, एंड दे आर मूविंग विद अ
random motion. So that motion is known as Brownian motion. It was first observed by Robert Brown in 1927. तो उनके नाम पे इसको Brownian motion रखा गया. And Brownian motion is not something which we have already seen in the solution. Brownian motion हम लोग नॉर्मल भी देखते हैं. आपने कभी अंधेरे में देखा होगा जब बहुत अंधेरा होता है और कहीं से एक झरोके से लाइट आ रही होती है. So we can see the ray of light with some dust particles suspended over there with a continuous motion. So that is random motion is also known as Brownian motion. ठीक है. तो Brownian motion सिर्फ कोलाइड्स में ही नजर नहीं आता. Brownian motion हमें नॉर्मली इन द एयर भी नजर आता है. ठीक है. Next we'll see the optical property. Tyndall effect. Next is optical property. Tyndall effect. Okay, what is Tyndall effect? Scattering of light by colloids. So, scattering of light by colloidal particles when observed from right angle. जब हम लोग right angle से उसको देखते हैं when it form cone is known as Tyndall cone, and this phenomena is known as Tyndall effect. If we pass light through a true solution, we cannot see the path of a light. The path of a light is invisible. But when we see the same light, colloidal, you can see the path of a light. Okay, we can see the path of a light. इसको यहाँ पे प्रोजेक्ट करेंगे तो we can see this projection. Okay, so path of a light is invisible in true solution, but path of a light is visible in colloidal. So when we see from the top right angle, so we can see the cone, and this cone is known as Tyndall cone. Cone आप कैसा दिखेगा? Basically, you will see this cone. ये cone नजर आता है हमको. This is Tyndall cone. Okay. What are the necessary conditions for Tyndall effect? The necessary condition for Tyndall effect 2 अप्रैल को अभी जो जेईई मेन का एग्जाम हुआ था उसमें एज इट इज फैक्चुअल बेस्ड क्वेश्चन में आया था ये चीज कि Tyndall effect शो होने के लिए व्हाट आर द बेसिक कंडीशंस रिक्वायर्ड. थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, नोट कर लेना.
फर्स्ट ऑफ ऑल डिस्पर्स्ड फेज और डिस्पर्स्ड मीडियम का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, देयर शुड बी अ लार्ज डिफरेंस. Large difference between refractive indices of dispersed phase and dispersed medium. Okay. Next is diameter of dispersed phase or we can say dispersed particle should not much smaller than wavelength of light used. ठीक है. So diameter of dispersed phase या dispersed जो colloidal particles होते हैं, they should not be much lesser than or smaller than the wavelength of the light used, and there should be a large difference between refractive indexes of dispersed phase and dispersed medium. So these are two basic conditions for the formation of Tyndall effect. Next we'll see electrical properties. Next we'll see the electrical properties. First of all, electrical properties में जो important है वो हम लोग देखेंगे कि stability of a colloidal source. हमने ये physical properties में पढ़ा था कि colloidal जो होते हैं they are stable in nature, right? So what is the reason for the stability? Okay. First of all, let's see. Stability of colloidal source. What is the reason behind stability of colloidal source? Okay, इसका reason होता है electric charge on colloidal particles. The reason is electrical charge on colloidal particles. Okay. जब हम लोग बात करते हैं colloids की तो we have dispersed phase and dispersed medium. So dispersed phase have same charges. It can be positive or it can be negative. ठीक है. तो dispersed phase होता है, it contains same charges, like charges. अब वो like charges सारे positive भी हो सकते हैं, वो like charges सारे negative भी हो सकते हैं. While dispersed medium has equal and opposite charges. ठीक है. डिस्पर्स्ड फेज में जो भी चार्ज होगा उतना ही इक्वल और अपोजिट चार्ज डिस्पर्स्ड मीडियम में होगा. ड्यू टू like charges of dispersed phase particles do not come closer
or they do not come closer or they do not attract to form non-colloidal particles. मतलब पार्टिकल्स पास आके बड़ा पार्टिकल है सस्पेंशन क्रिएट नहीं करते, वो पार्टिकल्स हमेशा सिंस लाइक चार्जेस होते हैं सो दे वो हमेशा रिपेल करते रहते हैं, एंड इक्वल एंड अपोजिट चार्ज होता है मीडियम में तो वो हमेशा स्टेबल रहते हैं. सो दीज आर द बेसिक रीजन फॉर द स्टेबिलिटी ऑफ कोलॉइडल सोर्स. अब फ्रॉम वेयर दे एक्चुअली एक्यूमुलेट दीज चार्जेस, तो वेरियस थ्योरीज हैव बीन प्रपोज्ड, ओके, फॉर दिस चार्ज एक्यूमुलेशन. For this electric charge, first of all, frictional. First is frictional charge. Colloidal particles, dispersed phase or dispersed medium में जो particles हैं, they continuous rub each other and they produce charge. Dispersed phase and dispersed medium continuous rubbing will generate, or it generate frictional charge. Okay, so one is this theory जो कि frictional charge explain करती है. एक और theory जो ये बोलती है कि it capture electron from the air, और while electrodispersion method जो Bradig's method हम लोगों ने देखा था उस time they capture few electrons and become charged particles. So next is this next theory is electron capture from air or during process of electrodispersion method. Okay, the third theory, preferential absorption of ions. Preferential absorptions of ions from the solution. ये हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं, यह प्रोसेस पेप्टाइजेशन पढ़ा था हम लोगों ने. पेप्टाइजेशन में क्या होता है कि हम लोग वहां पर रेडिश ब्राउन फेरिक ऑक्साइड का कोलोइडल बनाने के लिए लिटिल क्वांटिटी ऑफ FeCl3 डाला था. इफ यू गो थ्रू योर नोट्स यू विल गेट अगेन. तो वहां पे हम लोगों ने ये देखा था कि जो कोलोइडल पार्टिकल्स होते हैं ये सॉल्यूशन से कॉमन आयंस एब्जॉर्ब कर देते हैं, और ड्यू टू इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन देन bigger particles get burst out into a smaller particles. That we have already seen. The same process over here is preferential absorption of ions from the solution. Ionic colloidal solution absorb particular ion, basically we can say common ion, from the electrolyte
into its own lattice during preparation of colloidal soil. For example, अगर मुझे AGI का सोल बनाना है, AGI सोल प्रिपरेशन, what I'll do, AG nitrate plus KI slightly excess. So what happen? It will form AgI I minus. AgI जो है, it will absorb a common ion from the electrolyte. That is I minus is the common ion from this electrolyte. As a result, this is negatively charged. Charged soul. Okay. You can see that AgI plus negative ion. तो उतने नेगेटिव आयन इसने अपने आसपास एक्यूमुलेट कर रखे हैं, उतने ही आपको इक्वल एंड अपोजिट आपको डिस्पर्स मीडियम मिलेंगे. सो दिस इज AgI I minus. So we can see that AgI I minus is a negatively charged colloids. ऐसा सिर्फ इसमें नहीं होता. We can see some more example. जैसे हम लोग आर्सेनस सल्फाइड को यूज करते हैं. आर्सेनस सल्फाइड इन वाटर. यहाँ पे आर्सेनस सल्फाइड इज अ नेगेटिवली चार्ज्ड and H2 is a positive charge. जब हम लोगों ने FeOH थ्राइस को डाला था पानी में, तो FeOH थ्राइस was basically a positive charge and H2O was negatively charged. So preferential absorption of ions from the solution is the most best explanation for the charge on the collision. Okay. We have one or two more theories. Since it's a part of our syllabus, we'll cover that. लेकिन जब best explanation की बात करते हैं for the accumulation of charge on the colloidal particles, we always prefer preferential absorption of ion from the electrolyte. One of the method that we'll see is dissociation of molecules followed by aggregation. ये भी हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं. We have seen the example of cleansing action of soap. डिसोसिएशन ऑफ मॉलिक्यूल. सबसे पहले RCOO Na को हम लोगों ने डिसोसिएट किया था, RCO माइनस एंड Na प्लस. उसके बाद में दिस RCO माइनस was aggregated to form larger micelles and opposite charge particles were there in the solution.
So dissociation of molecules followed by aggregation was example that we have already seen. So it can be also one of the reason behind accumulation of charges. Then we have dissociation of the molecular electrolysis. So dissociation of, we can see the dissociation of molecular electrolyte. जरूरी नहीं है कि इलेक्ट्रोलाइट हमेशा आयनिक हो. So dissociation of molecular electrolyte by absorption on the surface of colloids. इस एग्जाम्पल हम लोग देखेंगे. For example, H2S get absorbed on the surface of arsenous sulfide. Okay, H2S get absorbed on the surface of arsenous sulfide. Then on dissociation, sulfide ions or S2 minus remains on the surface while H plus are lost. So ये भी एक theory है for the accumulation of charges on colloids. So we have seen these kind of theories, various theories proposed for charge accumulation on the colloid particles.